हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत में जीएम फसलों के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। भारत में 1994 में बीटी कॉटन का खेतों में परीक्षण शुरू किया गया तथा इसके मूल्यांकन के बाद 2002 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी ने इसे वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त बताया तथा सरकार ने खेतों में इसकी अनुमति दी। वर्तमान समय में 94% से अधिक कपास के खेतों में बीटी कपास उगाया जाता है। इससे रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में कमी आई है, उत्पादकता में सुधार हुआ है तथा इसे सफल प्रयोग माना गया है। वर्ष 2007 में बीटी बैगन के खेतों में परीक्षण के बाद जीईएसी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जो मैंने पहले बताया था, ने इसे व्यावसायिक कृषि के लिए उपयुक्त बताया, जिसका विरोध किया गया। इसे देखते हुए वर्ष 2009 में पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया, जिसमें आम सहमति के आधार पर बीटी बैंगन की कृषि पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी गई, लेकिन इस खाद्य पदार्थ के विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर अध्ययन जारी है। 2017 में जीईएसी ने भारत विकसित जीएम सरसों को वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त बताया, जिसका विरोध किया जा रहा है। भारत में जीएम फसलों के विरोध का आधार क्या क्या है? व्यावसायिक आधार है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भारतीय कृषि तथा किसानों की निर्भरता बढ़ जाएगी। कृषि के लागत मूल्य में वृद्धि होगी। लागत मूल्य में वृद्धि के कारण सिर्फ बड़े और पूंजीपति किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। उत्पादन अधिक होने पर कृषि उत्पादों की विपणन और उचित मूल्य की समस्या रहेगी। नेक्स्ट आता है पर्यावरण संबंधी आधार है। लंबी अवधि में जीएम फसलों के प्रयोग से कीटों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। यह फसल किसी अन्य कीट के प्रभाव में आ सकती है। जैसे हाल ही में बीटी कपास के खेतों में सफेद मक्खी के प्रभाव को देखा गया है। बीटी कपास के लगातार प्रयोग से कई क्षेत्रों में उर्वरा शक्ति में कमी आई है, जैसे आंध्र प्रदेश। जीएम फसलों के प्रयोग से आनुवंशिक प्रदूषण के खतरे हो सकते हैं तथा जैव विविधता की हानि हो सकती है। पर परागकण की क्रिया के द्वारा जीएम फसलों के जीन सामान्य फसलों एवं पादप में पहुंच सकते हैं, जो आनुवंशिक बदलाव पैदा कर सकते हैं। ऐसे आनुवंशिक प्रदूषण के द्वारा सुपर वीट का जन्म हो सकता है, जिसका नियंत्रण कठिन होगा। जैविक आधार कैसे बताया जा रहा है? जीएम फसलों में बनने वाले प्रोटीन या रसायन मानव स्वास्थ्य या मवेशियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जीएम फसलों के प्रयोग से कीटों और परागकणों के कारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इनकी जनसंख्या कम हो सकती है। कमजोर नियंत्रण। भारत में जीएम फसलों के संदर्भ में परीक्षण, मूल्यांकन एवं फैसले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा गठित एक अस्थायी कमेटी जीईएसी के द्वारा लिया जाता है। इसकी कार्यावधि 3 वर्ष की है, जिसे हमेशा के लिए बढ़ा दिया जाता है। भारत में जीएम फसलों के नियंत्रण के लिए स्थायी संरचना और वैधानिक ढांचे की जरूरत है। स्टेम सेल क्या होता है? स्तंभ कोशिका इसे बोलते हैं हम हिंदी में। स्टेम कोशिका जंतुओं में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिका समूह है, जिसका कार्य कोशिका विभाजन के द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देने है। स्तंभ कोशिका के 3 प्रमुख लक्षण हैं: विभाजन के कई चक्रों को पूरा करने की क्षमता, स्वयं को नवीनीकृत करने की क्षमता, विभाजन के द्वारा विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं को बनाने की क्षमता। चौथा, स्टेम सेल का मुख्य कार्य शरीर में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनरुत्पादन करना, सामान्य तौर पर नष्ट हो रही कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करना तथा वृद्धि और विकास के लिए नई कोशिकाओं की आपूर्ति करना है। 5 प्रकार की स्टेम सेल्स होते हैं। पहला होता है टोटिपोटेंट स्टेम सेल। ये भ्रूण स्तंभ कोशिका होती है। ये 5 से 7 दिनों इसमें प्राप्त की जाती है। प्लूरिपोटेंट होती है, मल्टीपोटेंट होती है, ओलिगोपेटेंट होती है, यूनिपोटेंट होती है। ये लास्ट की जो तीनों है, ये वयस्क स्तंभ कोशिका होती है। तो हम देखेंगे टोटिपोटेंट स्टेम सेल। ये स्तंभ कोशिका मानव शरीर में सभी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकता है। इसे शुरुआती भ्रूणीय अवस्था लगभग 5 दिन से प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसके प्राप्ति के क्रम में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है।
फलस्वरूप इसका प्रयोग प्रतिबंधित और चिकित्सीय अनुप्रयोग नहीं है। चिकित्सीय अनुसंधान और भ्रूण कोशिका विज्ञान से संबंधित अध्ययन के लिए टोटिपोटेंट स्टेम सेल की प्राप्ति प्रयोगशाला में निषेचन से प्राप्त भ्रूण से की जाती है। नेक्स्ट आता है प्लूरिपोटेंट। ये स्तंभ कोशिका टोटिपोटेंट स्टेम सेल के विभाजन से प्राप्त होता है। इसके द्वारा मानव शरीर में पाए जाने वाले अधिकांश कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण किया जा सकता है। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सहायता से कई असाध्य रोगों का उपचार किया जा सकता है। प्लूरिपोटेंट स्तंभ कोशिकाओं की प्राप्ति निम्नलिखित विधियों से की जा सकती है। कौन कौन सी विधियों से? 5 दिन बाद के भ्रूणीय अवस्था से, 12 हफ्ते के अंदर हुए गर्भपात के रक्त से, जन्म के समय गर्भनाल के रक्त से इसे प्राप्त किया जा सकता है। जन्म के समय गर्भनाल रक्त से प्राप्त स्तंभ कोशिकाओं को तरल नाइट्रोजन -197 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। चिकित्सकीय आवश्यकता पड़ने पर संरक्षित स्तंभ कोशिकाओं को पुनः सक्रिय कर प्रयोग में लाया जा सकता है। स्तंभ कोशिकाओं के संरक्षण और भंडारण की इस व्यावसायिक व्यवस्था को स्टेम सेल बैंकिंग या कोल्ड ब्लड बैंकिंग कहते हैं। संरक्षित स्तंभ कोशिका का उपयोग सामान्यतः उसी व्यक्ति के लिए किया जाता है जिससे स्तंभ कोशिका की प्राप्ति की गई है, लेकिन रक्त वर्ण तथा HLA ह्यूमन लैंकोसाइकल एंटीजन के मिलान के बाद इसका प्रयोग निकट संबंधियों के लिए भी किया जा सकता है। प्लूरिपोटेंट स्तंभ कोशिका के क्या क्या लाभ है? इसके द्वारा रक्त संबंधी रोगों का उपचार किया जा सकता है, जैसे एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया, इसका इलाज किया जा सकता है। इसके द्वारा प्रयोगशाला स्तर पर कॉर्निया, रेटिना, उपास्थि आदि का निर्माण कर नेत्रहीनता तथा अस्थि जोड़ संबंधी रोगों का निदान किया जा सकता है। इसका प्रयोग मस्तिष्क संबंधी रोगों जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन रोगों के उपचार में किया जा सकता है। इसके द्वारा मधुमेह का स्थायी निदान तथा हृदय संबंधी रोगों का उपचार किया जा सकता है। इसके प्रयोग से क्षतिग्रस्त ऊतकों को स्वस्थ ऊतकों में बदला जा सकता है तथा इससे अंगों का निर्माण कर अंग प्रत्यारोपण किया जा सकता है। इसके द्वारा गंजेपन का उपचार तथा दांतों का विकास किया जा सकता है। एक है iPS इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। 2006-7 में जापान के वैज्ञानिक शिनियो यामानाका ने जीन रिप्रोग्रामिंग तकनीक की मदद से मानव के सामान्य कोशिका स्तंभ को स्तंभ कोशिका में बदलने की विधि का विकास किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 2012 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2020 तक इस विधि के चिकित्सकीय प्रयोग में होने की संभावना है, तो ये शायद हो गया होगा अभी। इससे वे फायदा उठा सकते हैं जिनमें स्टेम सेल संरक्षित नहीं है ना, जिनके स्टेम सेल संरक्षित नहीं है। अन्य को देख लेते हैं। अन्य स्टेम सेल जैसे मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट। ओलिगोपोटेंट क्या होता है? इनका आदि का चिकित्सकीय प्रयोग सीमित है तथा ये अधिक लोकप्रिय नहीं है, ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट। भारत में स्तंभ कोशिका अनुसंधान क्या चल रहा है? भारत में स्तंभ कोशिका चिकित्सा और अनुसंधान वर्ष 2002 में ICMR के मूल चिकित्सा अनुसंधान दिशा निर्देश जारी करने के बाद शुरू हुआ। इस दौरान एम्स में भ्रूण स्तंभ कोशिका बैंक की स्थापना की गई, जहां अनुसंधान कार्यों के लिए 80 से 90 वर्षों तक स्तंभ कोशिकाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद हैदराबाद स्थित CCMB सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी परिसर में स्तंभ कोशिका उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। वर्ष 2007 में भारत सरकार ने न्यू स्टेम सेल पॉलिसी को लागू किया, जिसके बाद भारत में स्टेम सेल बैंकिंग शुरू हुआ। इस दौरान चिकित्सा और परीक्षण के स्तर पर भारत में कई प्रयोग किए गए। स्तंभ कोशिका अनुसंधान को दिशा देने तथा चिकित्सा और वैज्ञानिकों के उत्तरदायित्व तय करने के संदर्भ में वर्ष 2013 में नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल एंड रिसर्च को लागू किया गया। इस दिशा निर्देश के आधार पर अक्टूबर 2017 में स्टेम सेल चिकित्सा और अनुसंधान के लिए नई राष्ट्रीय दिशा निर्देश को लागू किया गया, जिसके अनुसार सिर्फ रक्त संबंधी उपचार को ही स्तंभ कोशिका उपचार का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रयोगों को चिकित्सकीय परीक्षण माना गया। इस दिशा निर्देश के अनुसार स्तंभ कोशिका संबंधी परीक्षण ICMR की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किए जाएंगे। इस दिशा निर्देश का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की जवाबदेही तय करना, मरीजों के शोषण को रोकना तथा अनुसंधान को दिशा देना है। अप्रैल 2018 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग और कॉस्मेटिक चिकित्सा को ड्रग के रूप में शामिल करने की बात कही है। इस संशोधन का प्रारूप तैयार कर लिया गया और इसे कुछ ही महीनों में कार्य
रूप दिया जाएगा। इसके बाद स्तंभ कोशिका चिकित्सा या स्तंभ कोशिका उत्पाद के प्रयोग और निर्माण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी तथा इसके सभी चिकित्सीय प्रयोग के साथ सुरक्षा पहलू और संभावित कुप्रभाव संबंधी जानकारी दी जाएगी। कुछ बिंदु देख लेते हैं। जैसे DCGI ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया ने 2017 में रीजनरेटिव मेडिकल साइंस नामक संस्था को उपास्थि रोग के उपचार के संदर्भ में स्तंभ कोशिका के प्रयोग की अनुमति प्रदान की है। सार्वजनिक स्टेम सेल बैंक की स्थापना चेन्नई में की गई है। कहाँ की गई है? चेन्नई में, जिसमें सार्वजनिक प्रयोग के लिए स्तंभ कोशिकाओं का भंडारण किया जाता है। भारत, स्वीडन और डेनमार्क के बाद ऐसा करने वाला तीसरा देश है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लोनिंग, इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।